Welcome to this Concept Explainer, brought to you by CBSE's School Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल को एकदम आसान इंग्लिश में समझेंगे। गोल ये है कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और एग्जाम में फुल मार्क्स पक्के हों। चलो एक अजीब से सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां पर इलेक्ट्रिक पुश या पुल तो महसूस हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लेकिन उस जगह तक किसी चार्ज को लाने में टोटल वर्क डन जीरो हो, मतलब पोटेंशियल जीरो? एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? अगर फोर्स है तो वर्क तो होना ही चाहिए ना। ये तो मतलब बेसिक फिजिक्स का अगेंस्ट लग रहा है। बिल्कुल, सवाल अजीब है पर इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। बल्कि हमारे घरों में जो माइक्रोवेव ओवन है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। माइक्रोवेव? सीरियसली? पर वो तो बस खाना गर्म करता है, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। देखो, खाने में, स्पेशली इंडियन खाने में, पानी बहुत होता है और पानी का हर एक मॉलिक्यूल H2O वो एक छोटा सा नन्हा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अच्छा। हाँ, माइक्रोवेव उस खाने के अंदर के करोड़ों वाटर मॉलिक्यूल्स को, जो कि टाइनी डाइपोल्स हैं, तेजी से ऑसिलेट कराता है, घुमाता है। इससे फ्रिक्शन पैदा होती है और खाना गर्म हो जाता है। चलो इसी इंटरेस्टिंग आइडिया को आगे अनपैक करते हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? एकदम सिंपल शब्दों में, जब एक पॉजिटिव चार्ज प्लस और उतना ही एक नेगेटिव चार्ज माइनस एक दूसरे के बहुत पास रखे होते हैं, उस सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। अब सोचो, स्पेस में किसी भी पॉइंट पर आपको पॉजिटिव चार्ज का पुश भी फील होगा और नेगेटिव चार्ज का पुल भी। ठीक है, दोनों फोर्सेस एक साथ, तो फिर ये एक सिंगल चार्ज से अलग कैसे हुआ? वहां तो सिर्फ पुश या सिर्फ पुल होता है। बहुत अच्छा सवाल है। यही इसका कोर आइडिया है। एक सिंगल चार्ज का असर दूर तक जाता है, लेकिन डाइपोल में पॉजिटिव का असर और नेगेटिव का असर एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। इसको एक एनालॉजी से समझो। नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स के बारे में सोचा है? हाँ, यूज किए। बाहर की आवाज बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली। कैसे? बाहर से एक साउंड वेव, मान लो पॉजिटिव, आ रही है। हेडफोन एक ऐसी ही पर उल्टी साउंड वेव, यानी नेगेटिव, पैदा करता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। शांति। बिल्कुल। डाइपोल का पोटेंशियल भी कुछ ऐसा ही है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल मिलकर एक दूसरे के असर को कमजोर कर देते हैं। ओके, आवाज तो पूरी कैंसिल हो जाती है। क्या डाइपोल का पोटेंशियल भी पूरा जीरो हो जाता है? हमेशा नहीं, कुछ खास जगहों पर होता है। चलो एक बेटर मेंटल इमेज बनाते हैं इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए। सोचो आपके सामने दो छोटे बल्ब्स हैं, पास पास रखे हैं। एक बल्ब लाइट दे रहा है, उसको मानो पॉजिटिव पोटेंशियल। दूसरा बल्ब डार्कनेस फैला रहा है, उसको मानो नेगेटिव पोटेंशियल। डार्कनेस फैलाने वाला बल्ब, ठीक है, थोड़ा अजीब है पर हाँ, इमेजिन कर लिया। हाँ। अब अगर आप एक ऐसी लाइन पर खड़े हो जो इन दोनों बल्ब्स के ठीक बीच से परपेंडिकुलर जाती है, तो क्या होगा? तो उस लाइन पर मैं दोनों बल्ब से बराबर दूरी पर होंगी। करेक्ट। तो वहां पर लाइट और डार्कनेस मिलकर ग्रे जैसा कुछ हो जाएगा, ना पूरी रोशनी ना पूरा अंधेरा। बिल्कुल सही। और उस ग्रे लाइन पर पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल एग्जैक्टली बराबर और ऑपोजिट होंगे। तो टोटल पोटेंशियल कितना हुआ? जीरो। एग्जैक्टली। ये है हमारी जीरो पोटेंशियल लाइन। इसी को फिजिक्स की भाषा में इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको मैथमेटिकली, यानी नंबर्स और सिंबल्स में कैसे एक्सप्लेन करता है। सेक्शन 2.4 से इसकी पहली इक्वेशन पढ़ो। ठीक है। The potential due to the dipole is the sum of potentials due to the charges q and minus q. V is equal to 1/4 pi epsilon naught into q by r1 minus q by r2, where r1 and r2 are the distances of the point P from q and minus q respectively. परफेक्ट। अब इसको देख के डरना नहीं है, इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। स्टेप 1 बिल्कुल सिंपल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमने बस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को और नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल को अलजेब्रिकली ऐड किया है। एनसीईआरटी के फिगर 2.5 को देखो। पॉइंट P जहां हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं
वो पॉजिटिव चार्ज से R1 दूरी पर है और नेगेटिव चार्ज से R2 दूरी पर। लेकिन हमें इन दोनों को R के टर्म्स में लिखना है, जो डाइपोल के सेंटर से दूरी है। पर हमें R1 और R2 को R में बदलना क्यों है? मतलब जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि जब हम डाइपोल की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम उसके सेंटर से ही सारी दूरियां नापते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है ताकि सबके फॉर्मूले सेम आए। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एक अप्रॉक्सीमेशन। अगर पॉइंट P डाइपोल से बहुत बहुत दूर है, यानी R इज मच मच ग्रेटर देन A, तो R1 और R2 वाली लाइंस लगभग पैरेलल हो जाती हैं। इस अप्रॉक्सीमेशन और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री से एक नया कैरेक्टर एंट्री मारता है, कॉस थीटा। ये कॉस थीटा अचानक से कहां से आ गया और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये कॉस थीटा एक प्रोजेक्शन फैक्टर जैसा है। ये बताता है कि आप डाइपोल को किस एंगल से देख रहे हो। सोचो, अगर आप डाइपोल की एक्सिस पर खड़े हो, थीटा 0 है, तो आपको उसकी पूरी स्ट्रेंथ दिखेगी, पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। और अगर साइड में, उस ग्रे लाइन पर, हाँ, वहां थीटा 90 है, तो आप ऐसी पोजीशन में हो जहां पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स एकदम बैलेंस हो जाते हैं। नेट पोटेंशियल 0 दिखता है। तो कॉस थीटा हमें वो एंगल वाला पर्सपेक्टिव देता है। इसके बाद थोड़ा सा अलजेब्रा करके हमें फाइनल फॉर्मूला मिलता है। एक बार फाइनल एक्सप्रेशन पढ़ो प्लीज। ओके, V is equal to 1/4 pi epsilon naught into P cos theta upon R square। गुड। इस फॉर्मूला में दो चीजें बहुत पावरफुल हैं। पहला P यानी डाइपोल मोमेंट, ये बस Q टाइम्स 2A है जो डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। और दूसरा सबसे जरूरी, नीचे देखो R का स्क्वायर है, R स्क्वायर। हाँ, पॉइंट चार्ज में तो सिर्फ R होता था, यहाँ R स्क्वायर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि डाइपोल का पोटेंशियल बहुत तेजी से खत्म होता है। पॉइंट चार्ज का 1R के हिसाब से गिरता है, लेकिन डाइपोल का 1R स्क्वायर के हिसाब से। अच्छा। वो नॉइज कैंसिलेशन वाली बात याद है? कैंसिलेशन की वजह से इसका असर बहुत जल्दी डाई आउट हो जाता है, डबल तेजी से। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, that is profsam.com। चलो, अब उस ग्रे वाली लाइन पर वापस चलते हैं। हमने उसे इक्वेटोरियल लाइन कहा था, है ना? हाँ, वहां एंगल यानी थीटा कितना होगा? वो लाइन तो परपेंडिकुलर थी, तो 90 डिग्री। एग्जैक्टली। और cos 90 कितना होता है? 0। तो पोटेंशियल क्या हुआ? पूरा फॉर्मूला ही 0 हो गया। मतलब उस पूरी लाइन पर चाहे हम पास हों या दूर, पोटेंशियल हमेशा 0 रहेगा। बिल्कुल सही। और यही कॉन्सेप्ट आगे डाइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटर्स को समझने में बहुत काम आएगा, जहां पूरा मटेरियल ऐसे लाखों करोड़ों टाइनी डाइपोल से भर जाता है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसे मैं कहती हूँ साइलेंट किलर्स। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो एग्जाम्स में चुपके से नंबर काट लेती हैं। ओके, ये जरूरी है। मुझे लगता है मैं पहली गलती तो यही करती कि पोटेंशियल को 1R के प्रोपोर्शनल लिख देती। और 90% स्टूडेंट्स यही करते हैं। पहली गलती, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डाइपोल का पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज की तरह 1R के हिसाब से कम होता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला इतनी बार रट्टा मारा होता है कि वो दिमाग में बस जाता है। तो इसको याद कैसे रखें? एक सिंपल ट्रिक है, डाइपोल इक्वल्स 2 चार्जेस इक्वल्स पावर ऑफ 2R स्क्वायर। जब भी डाइपोल सोचो, याद करो उसमें 2 चार्जेस हैं, इसलिए डिस्टेंस की पावर भी 2 होगी। ठीक है, डाइपोल मतलब R की पावर 2, ये याद रहेगा। गुड। अब दूसरी और सबसे बड़ी गलती, स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल V 0 है तो वहां पोटेंशियल E भी 0 होगा। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। अगर वहां तक आने में कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा तो वहां फोर्स भी नहीं होना चाहिए ना? यही तो सारा खेल है। ऐसा नहीं है। देखो, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वो सिर्फ एनर्जी और वर्क से मतलब रखता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो वर्क होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो वर्क होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए नेट वर्क डन 0 है। ठीक है, वर्क कैंसिल हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से मतलब है। उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज का पुश एक डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज का पुल दूसरी डायरेक्शन में। जब हम इन दोनों को वेक्टर्स की तरह ऐड करेंगे तो वो कैंसिल नहीं होंगे, उनका एक नेट रिजल्टेंट निकलेगा। ओह, तो वहां नेट फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है। अच्छा, तो इक्वेटोरियल लाइन पर V 0 है लेकिन E 0 नहीं है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीवा में पूछ लिया तो मैं तो गई थी कम से। बिल्कुल। इसको ऐसे सोचो, एक रस्सी को 2 लोग अलग अलग एंगल से खींच रहे हैं।
हो सकता है रस्सी आगे पीछे ना जाए, यानी उस डायरेक्शन में वर्क डन 0 हो, लेकिन रस्सी में टेंशन तो है ना, फोर्स तो लग रहा है। बस वैसा ही कुछ है। चलो इस सब को हमेशा के लिए दिमाग में फिट करने के लिए कुछ मेमोरी ट्रिक्स। पहला फ्रेज तो हमने डिस्कस कर लिया, डाइपोल्स डाई डबल्स। राइट। इसका मतलब उनका पोटेंशियल रेट स्क्वायर से यानी डबल तेजी से डाई आउट होता है। डिपोल्स डाई डबल्स, ठीक है। दूसरा, एक फिजिकल जेस्चर, अपने दोनों हाथ आगे करो, एक हाथ से मुट्ठी बनाओ, ये है प्लस क्यू, और दूसरे हाथ की हथेली खुली रखो, ये है माइनस क्यू। ये आपका डायपोल बन गया। ओके, एक मुट्ठी और एक खुली हथेली। बन गया। हाँ, अब इन दोनों के ठीक बीच से जो प्लेन जा रहा है, जो दोनों हाथों से बराबर दूरी पर है, वही है आपका इक्वेटोरियल प्लेन। वहां पोटेंशियल न्यूट्रल यानी 0 है। इसको एग्जाम से पहले एक बार करके देखना, कभी नहीं भूलोगे। तो आज हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के पोटेंशियल के बारे में 3 मुख्य बातें सीखी हैं। नंबर 1, डायपोल का पोटेंशियल उसके 2 चार्जेस के इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का सीधा सीधा एल्जेब्राइक सम होता है। इसीलिए इसमें हमेशा एक पार्शियल कैंसलेशन का एलिमेंट रहता है। नंबर 2, ये पोटेंशियल दूरी के साथ बहुत तेजी से घटता है, 1r² के हिसाब से। और ये सिर्फ दूरी पर नहीं, एंगल cos थीटा पर भी डिपेंड करता है। और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल प्लेन पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए विजिट करें profsams.com। That is PROF SAM, right? Yes, PROFSAM.com। Happy learning!